नमस्कार, मेरा नाम है ओम प्रकाश यादव और आप देख रहे हैं वॉइस ऑफ रिपब्लिक। आज से हम एक नई श्रृंखला शुरू कर रहे हैं, विधान और संविधान। जी हाँ, इस एपिसोड्स की कड़ी में हम कई मुद्दों पर बात करेंगे। आए दिन सरकारी कर्मियों को, सरकारी पदाधिकारियों को अलग अलग स्तरों पर, चाहे वो असिस्टेंट हो या वो अपर मुख्य सचिव या मुख्य सचिव हो, विधान और संविधान के प्रावधानों से दो चार होना पड़ता है। कुछ ऐसे शब्द हैं जो यूं तो बहुत प्रचलित हैं, लेकिन फिर भी उसके वैधानिक और संवैधानिक पहलू को समझने में कठिनाई होती है। मेरा उद्देश्य संपूर्ण संविधान के बारे में चर्चा नहीं करना है। संविधान के उन अनुच्छेदों पर हम चर्चा करेंगे जिससे सरकारी कर्मी, सरकारी मुलाजिम रोज दो चार होते हैं, यानी उनके सरकारी जीवन में, उनके कार्यकाल में ये शब्द, ये अनुच्छेद और उसके अधीन बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स रोज आते रहते हैं। इसी कड़ी में सबसे पहले हम बात करते हैं संविधान के अनुच्छेद 166, 166 आर्टिकल 166। ये बड़ा महत्वपूर्ण आर्टिकल है। वैसे संविधान के सभी आर्टिकल महत्वपूर्ण हैं, लेकिन इस आर्टिकल में 3 क्लॉज है। यह आर्टिकल 166 राज्य सरकार के संचालन के संबंध में बात करता है। आप देखिए इसका 166 क्लॉज 1, किसी राज्य सरकार के सभी कार्यकारी कार्रवाई राज्यपाल के नाम से की गई मानी जाएगी। इसमें संविधान सभा में जब संविधान पास हो रहा था तो 1948-49 में एक संशोधन लाया गया था और कहा गया था कि राज्यपाल शब्द के जगह पर यहां राज्य सरकार लाया जाए। जो संशोधन लाए थे सदस्य, उनका यह मानना था कि किसी एक व्यक्ति को इतना महत्वपूर्ण पद नहीं देना चाहिए। बहरहाल वो संशोधन अस्वीकार हुआ और इसी रूप में यह आर्टिकल 166 लागू हुआ। इसका मतलब क्या हुआ? राज्य के अंतर्गत, स्टेट के अंतर्गत, राज्य मतलब स्टेट में बोल रहा हूं, जैसे बिहार भी एक स्टेट है, तो जितने एग्जीक्यूटिव एक्शंस होंगे, आपको पता है कि 3 अंग होता है, एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेचर और जुडिशरी। तो जो एग्जीक्यूटिव होता है उसके अंदर जितने भी निर्णय लिए जाएंगे, जितनी भी कार्यवाही होगी, सैद्धांतिक रूप से वह राज्यपाल के नाम से की गई समझी जाएगी। इसको जरा समझिए, बड़ा महत्वपूर्ण है। क्लॉज 2 ये कहता है राज्यपाल के नाम से निकाले गए निष्पादित आदेशों एवं अन्य लिखतों को ऐसी रीति से अभिप्रमाणित किया जाएगा, अटेस्ट किया जाएगा। इसको पहले आपको एक्सप्लेन कर देते हैं, फिर इसका मतलब समझाते हैं। जैसा कि राज्यपाल द्वारा बनाए गए नियमों में विनिर्दिष्ट किया जाए, और इस प्रकार अभिप्रमाणित किसी आदेश या लिखित की वैधता इस आधार पर प्रश्नगत नहीं की जाएगी कि वह राज्यपाल द्वारा निकाला गया या निष्पादित आदेश या लिखत नहीं है। इसका क्या मतलब हुआ? आप देखते होंगे कि सरकार के जितने भी पत्र निकलते हैं, उस पत्र पर सरकारी अधिकारी हस्ताक्षर करते हैं, चाहे वो अलॉटमेंट लेटर हो, चाहे वो सर्कुलर हो, चाहे कोई लेटर हो, नोटिफिकेशन हो, संकल्प हो, ऑफिस ऑर्डर हो, वो सब पर कोई ना कोई सरकारी अधिकारी दस्तखत करते हैं। यह क्लॉज 2 कहता है कि वो सैद्धांतिक रूप से गवर्नर साहब के नाम से समूचा एग्जीक्यूटिव एक्शंस किया गया माना जाएगा, लेकिन
इन आदेशों पर अभिप्रमाणित, यानी इन आदेशों पर कोई न कोई सरकारी अधिकारी हस्ताक्षर करेगा और इस आधार पर कि उस पर तो गवर्नर साहब का दस्तखत ही नहीं है, इसकी वैधता को चुनौती नहीं दिया जा सकता। ऐसा क्यों किया गया है, पहले इसको समझ लीजिए। आप देखिएगा कोई भी नोटिफिकेशन, अधिसूचना, उसके नीचे में लिखा रहेगा बिहार राज्यपाल के आदेश से, लेकिन उस पर राज्यपाल का तो हस्ताक्षर होता नहीं, किसी अधिकारी का हस्ताक्षर होता है। बिहार सरकार में इस पहले इसको तीसरे क्लास को देख लीजिए। राज्यपाल राज्य सरकार के कार्य की अधिक सुविधाजनक ढंग से संचालन के लिए उक्त कार्य के मंत्रियों के बीच आवंटन के लिए नियम बनाएगा। जहां तक वह ऐसा कार्य नहीं है जिसके संबंध में राज्यपाल को इस संविधान द्वारा इसके अधीन अपने विवेक से कार्य करने की आवश्यकता है। यह कहता है कि राज्यपाल महोदय कैबिनेट के सभी काम को या राज्य सरकार के एग्जीक्यूटिव काम को सुचारू रूप से चलाने के लिए एक नियम बनाएंगे। और बिहार में जो नियम बना हुआ है उसका नाम है रूल्स ऑफ एग्जीक्यूटिव बिजनेस। देखिए, ये आपको दिखाते हैं रूल्स ऑफ एग्जीक्यूटिव बिजनेस। आप यहां जरा ध्यान से देखिए क्या लिखा हुआ है। इसको यदि आप देखेंगे तो पाएंगे कि यहां लिखा हुआ है भारत के संविधान के अनुच्छेद 166 के खंड 3, वही जिसकी चर्चा किए थे, कि खंड 3 में यह कहता है कि राज्यपाल एक नियम बनाएंगे और मंत्रियों के बीच कार्यों का बंटवारा कर देंगे। मंत्री, जब मैं मंत्रिमंडल बोलता हूं तो इंक्लूडिंग द चीफ मिनिस्टर, मुख्यमंत्री भी है, में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए इस संबंध में बनाया गया सभी पूर्व नियमों का अवक्रमण करते हुए बिहार राज्यपाल निम्नलिखित नियमावली बनाते। इस नियमावली का नाम होगा बिहार कार्यपालक नियमावली। इसी को हम लोग रूल्स ऑफ एग्जीक्यूटिव बिजनेस बोलते हैं, कार्यपालक नियमावली। आपने रोज जरूर सुना होगा। फील्ड के ऑफिसर्स या कर्मचारी शायद इसका नाम न सुने होंगे, लेकिन इसका नाम सचिवालय में अक्सर सचिवालय का पूरा काम इसी रूल्स ऑफ एग्जीक्यूटिव बिजनेस से होता है। इस रूल्स ऑफ एग्जीक्यूटिव बिजनेस में कई एक संशोधन हुए। मैं रूल्स ऑफ एग्जीक्यूटिव बिजनेस पर अभी चर्चा नहीं कर रहा हूं, मैं सिर्फ बात कर रहा हूं इसका कर रहा हूं कि यह जो अनुच्छेद है, यह अनुच्छेद क्या कहता है, इसके बारे में थोड़ा सा ध्यान से आप समझ लीजिए। यह है आर्टिकल 166। इतना महत्वपूर्ण आर्टिकल है कि यह आर्टिकल, इसके जरिए जो रूल्स ऑफ एग्जीक्यूटिव बिजनेस बनाए गए हैं उसमें मुख्य रूप से कई एक चैप्टर्स हैं, भाग हैं। एक भाग में विभागों के नाम लिखे रहते हैं, दूसरे में उस विभाग में कौन कौन मंत्री हैं उसके नाम लिखे जाते हैं, और फिर इसके एनेक्सर्स में पावर का डेवोल्यूशन है कि सेक्रेटरी कितना का स्कीम सैंक्शन कर सकते हैं, मिनिस्टर के यहाँ कब जाएगा, फाइनेंस डिपार्टमेंट में कब जाएगा, कितने का स्कीम कैबिनेट में जाएगा, लोक वित्त समिति क्या है। तो मैं रूल्स ऑफ एग्जीक्यूटिव बिजनेस के बारे में नहीं बात कर रहा हूं, मैं रूल्स ऑफ एग्जीक्यूटिव बिजनेस का भी एक एपिसोड बना दूंगा ताकि सचिवालय में काम करने वाले सभी कर्मियों को आसानी हो। समझना यह है कि सचिवालय में काम करने के लिए सबसे पहले जो भी काम करते हैं सरकारी कर्मी या कोई भी, उनको रूल्स ऑफ एग्जीक्यूटिव बिजनेस इसका जानकारी होना बहुत जरूरी है। इसमें बहुत संशोधन हुए। जो लास्ट बना था वह 1979 में बना था, लेकिन इसमें बहुत सारे संशोधन होते रहते हैं और ये कैबिनेट सचिवालय से निर्गत होता है, मंत्रिमंडल सचिवालय विभाग से निर्गत होता है। तो आप यूं समझें कि जो सचिवालय में काम करते हैं उनको इस नियमावली की, इस रूल्स की जरूर जानकारी हो, इसकी प्रति आपके पास होनी चाहिए। और दूसरा, सचिवालय कैसे चलेगा,
उसमें फाइल्स कैसे लिखे जाएंगे, उसमें नोटिंग्स कैसे लिखे जाते हैं, अधिसूचना कैसे निर्गत होता है, पत्र कैसे निर्गत होता है, परिपत्र कैसे निर्गत होता है, उन सबों के लिए सेक्रेटेरियल इंस्ट्रक्शन, सचिवालय अनुदेश, ये 1951, अगर मुझे ठीक से याद हो तो 1951 बने हुए। यानी यह रूल और सचिवालय मैनुअल, ये दो चीज की जानकारी सचिवालय में काम करने वाले सहायक प्रशाखा पदाधिकारी, लोअर डिवीजन क्लर्क, अपर डिवीजन क्लर्क से लेकर के मुख्य सचिव तक सबको जानकारी होनी चाहिए। आप जानते हैं कि मैं भारतीय प्रशासनिक सेवा का एक रिटायर्ड अफसर हूं। मुझे इस दरमियान बहुत लंबा अनुभव रहा। मैंने सचिवालय में उस वक्त सहायक कहलाते थे, उनसे लेकर अलग अलग सेवाओं के अधिकारियों, आईएएस से लेकर पीसीएस, सबको ट्रेनिंग देने का मौका मिला। और मैंने अनुभव किया कि इस चीज का बड़ा अभाव है ज्ञान का, कि रूल्स ऑफ एक्जीक्यूटिव बिजनेस कहाँ से आया है, इसकी क्या महत्ता है, लोगों को पता ही नहीं रहता। मंत्री से तो अपेक्षा नहीं की जाती है, लेकिन मेरा सलाह मंत्रियों को भी होगा। जब भी मैं विभाग में काम करता था तो उस विभाग के मंत्री से मैं उनको सलाह जरूर देता था ये कि रूल्स ऑफ एक्जीक्यूटिव बिजनेस की प्रति आपके पास रहनी चाहिए और इसको आप पढ़िए, क्योंकि इससे बियॉन्ड आप नहीं जा सकते। तो ये रहा रूल्स ऑफ एक्जीक्यूटिव बिजनेस का ओरिजिन का ताकत, यानी संविधान के अनुच्छेद 166 के तहत ये जो क्लाउज 3 है, खंड 3 है, इसमें जो शक्ति दी गई है, उस शक्ति के तहत राज्यपाल के आदेश से, माने ऊपर में बता ही दिए ऊपर में कि समस्त कार्रवाई राज्यपाल के आदेश से की गई समझी जाएगी। तो एक नियमावली बनी रूल्स ऑफ एक्जीक्यूटिव बिजनेस और इसी से सचिवालय चलता है। और सचिवालय अनुदेश पूरा प्रक्रिया बताता है कि विभाग को कैसे सेक्शंस में बांटा जाएगा, सेक्शंस कैसे काम करेगा, सेक्शनल ऑफिसर का क्या काम है, फाइल इंडेक्स रजिस्टर क्या होता है, पत्र कैसे लिखे जाते हैं, आदि आदि। उस पर भी मैं एक अलग से वीडियो बना दूंगा। फिलहाल हमें इजाजत दीजिए और आप देखते रहिए वॉइस ऑफ रिपब्लिक। नमस्कार।